क्या आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन हो, आप एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग का काम करते हो और आपके पास बहुत सारे टीवी रिपेयर होने के लिए आते हैं जिसके अंदर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड इश्यू होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि सॉफ्टवेयर के रिलेटेड इश्यू को हम कैसे फिक्स करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको 15 ऐसे सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज के बारे में बताऊंगा जो कि आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे कोई भी स्मार्ट एलईडी टीवी का सॉफ्टवेयर के रिलेटेड इश्यूज को फिक्स करने के लिए। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर स्मार्ट टीवी के अंदर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जितने भी इश्यूज खास करके हमें देखने को मिलता है सभी के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके साथ ही साथ उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कौन सा हमें स्टेप्स को फॉलो करना होगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, आप में से अगर किसी को एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग का काम शुरुआत से सीखना है, आपको स्टार्टिंग से सब कुछ जानना है, तो आप हमारे ये वाली ई बुक ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शुरुआती दिन में जितने भी हमें एलसीडी एलईडी टीवी के बारे में जानकारी लेना होता है सारे जानकारी इस बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे। ये एक ई बुक है, कोई फिजिकल बुक नहीं है। इस ई बुक को ऑर्डर करने से पहले इसके बारे में जानकारी जरूर लीजिएगा। हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उस लिंक पे क्लिक करते ही इसके सारे जो कंटेंट है कि क्या क्या आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा, कौन कौन सा ऐसा टॉपिक हमने इस ई बुक के अंदर डाल के रखा हूँ, सारी चीज आपको पहले से ही देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार जरूर आप चेकआउट करके आइएगा। अगर आप सिर्फ बिगिनर्स ही नहीं, अगर आप एलसीडी टीवी का काम कर रहे हो या मोबाइल का काम कर रहे हो, आप एलसीडी एलईडी टीवी में अपग्रेड होना चाहते हो, तब भी आपको ये वाला ई बुक बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। चलिए आप जान लेते हैं कि 15 ऐसे सॉफ्टवेयर रिलेटेड केस जो कि हमें खास करके स्मार्ट एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर देखने को मिलता है। स्मार्ट टीवी के अंदर सबसे पहले जो इश्यूज हमें देखने को मिलता है वो सॉफ्टवेयर अपडेट रिलेटेड इशू। सॉफ्टवेयर अपडेट रिलेटेड इशू की अगर बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार हमारे जो टीवी के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस डाला हुआ रहता है, वो कस्टमर क्या करता है कि ऑटो अपडेट पर लगा के रखता है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएंगे कोई भी एप्लीकेशन के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे। तो क्या होता है कि कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक वाला अपडेट जो फीचर्स होते हैं वो काम नहीं करता है। तो ये प्रॉब्लम हमारे सॉफ्टवेयर अपडेट रिलेटेड इश्यूज के अंदर आते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज के अंदर और भी 2-3 अलग अलग तरह का इश्यू देखने को मिलता है। जैसे कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर को मैनुअली अपडेट करने जाते हो, मान लीजिए कोई यूट्यूब ऐप है या यूट्यूब के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन आपने टीवी के अंदर डाला हुआ है, तो उस ऐप को आप मैनुअली प्ले स्टोर से आप अपडेट करने जाते हो तो उस टाइम आपको कोई एरर दिखा देता है। कोई भी किसी भी तरीके का एरर आपको देखने को मिल सकता है कि स्टोरेज फुल हो गया है, स्टोरेज खाली नहीं है या कोई ये वर्जन सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम भी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड इशू के वजह से ही आते हैं जो कि अपडेट के अंदर आते हैं। उसके बाद और एक हमें सॉफ्टवेयर अपडेट के रिलेटेड इश्यूज के अंदर देखने को मिलता है, वो है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए जैसे ही आप चढ़ाते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, होते होते जैसे ही 70, 80, 90% तक जाते हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली वो फेल्ड हो जाते हैं। तो ये भी सॉफ्टवेयर अपडेट के रिलेटेड इश्यूज के अंदर देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों पहला हमारे स्मार्ट टीवी के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलता है सॉफ्टवेयर रिलेटेड के इश्यूज के बारे में। अगर इसकी फिक्सिंग की बात करें तो आप कैसे इसको फिक्स कर सकते हो। देखिए दोस्तों, इसको फिक्स करने का 2 तरीका है। पहला तरीका यह है कि अगर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ज़्यादा क्वांटिटी में वो भर गया है, अगर आपका स्टोरेज 4 GB का हुआ और आपने ज़्यादा उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद अपना स्टोरेज को फुल कर दिए हो, तो उस कंडीशन में आपको अपना टीवी को रीसेट करना पड़ेगा। जितने भी आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा हुआ है वो सारे के सारे डिलीट करना पड़ेगा। ये आपको पहला हो गया प्रोसेस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। दूसरा प्रोसेस है कि आप मान लीजिए अभी के ज़माने में एंड्रॉयड वर्जन बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड हो गया है और आपके पास कोई पुराना टीवी है बहुत दिन पुराना और उसके अंदर कोई पुराना वाला एंड्रॉयड वर्जन लगा हुआ है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, मदरबोर्ड को चेंज करके नया वाला अपग्रेडेड वाला मदरबोर्ड को लगाना पड़ेगा। तो हमारे सामने ये 2 ही स्टेप है। अब सॉफ्टवेयर अपग्रेडेड या सॉफ्टवेयर अपडेट रिलेटेड कोई भी इश्यू हमारे स्मार्ट टीवी के अंदर आते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है कि बूटिंग प्रॉब्लम्स। बूटिंग प्रॉब्लम्स काफ़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम होता है एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर, और जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आते हैं ना तो आप घर पे ठीक नहीं कर सकते हो। ये आपको टेक्नीशियन के पास ही जाना पड़ेगा। और जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये खास करके टेक्नीशियन के ऊपर ध्यान में रखते हुए मैं बताने जा रहा हूँ। अगर कोई भी टीवी के अंदर खास करके स्मार्ट टीवी के अंदर बूटिंग का प्रॉब्लम आए तो उसके पीछे का 3 रीजन होता है। तो हमें स्मार्ट टीवी के अंदर 3 अलग अलग टाइप का बूटिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। पहला है कि आप जब भी टीवी को चालू करोगे उसके बाद होम स्क्रीन आने के बाद जो लोगो आते हैं ना, लोगो पर आने के बाद अटक जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं बहुत देर तक। आप 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा पर चालू करके रख दोगे तो भी वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये भी आपको बूटिंग जो प्रॉब्लम होता है ना उसके अंदर पड़ता है। उसके बाद दूसरा अगर प्रॉब्लम की बात करें बूटिंग के अंदर ही, वो है कि जब भी आप टीवी को चालू करोगे तो उसको चालू करने में टाइम लगेगा। जैसे कि आपने टीवी को चालू किया, चालू करने के बाद आपका एमआई टीवी हुआ तो एमआई का लोगो आया, लोगो आने के बाद एंड्रॉयड जो बूटिंग का प्रोसेस होता है ना उस पर ही घूमते रहता है ज़्यादातर। आपने देखा होगा कि सेकेंड स्क्रीन बूटिंग प्रॉब्लम।
पहले स्क्रीन पे क्या आया, आपका टीवी का लोगो आया, दूसरे स्क्रीन पे एंड्रॉयड लिखा आया, उसके बाद घूमते ही जा रहा है, घूमते ही जा रहा है, जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वीडियो मैं पिछले वीडियो के अंदर बता के रखा हूँ। इस प्रॉब्लम को बूटिंग प्रॉब्लम बोला जाता है। और तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि टीवी को चालू करने के बाद क्या हुआ कि आपका टीवी का लोगो आया, लोगो आने के बाद एंड्रॉयड सिस्टम लिखा आया, उसके बाद जो है ना उसको चालू करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। आप 2 घंटा 4 घंटा बाद आप जब टीवी को चालू करके रखोगे ना, तब 4 घंटा बाद वो टीवी चालू होता है। तो ये 3 तरीके का बूटिंग प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। और इस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो हमारे सामने एक ही रास्ता बचता है इसको सॉल्व करने का, कि इसके अंदर जो पहले से सॉफ्टवेयर डाला हुआ है ना उसको फिर से रिमूव करके नया सॉफ्टवेयर को फ्लैश करना, वो भी फ्रेश वाला। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, अगर ऐसा प्रॉब्लम किसी भी टीवी के अंदर देखने को मिलता है तो उसका जो eMMC IC होता है ना, उसके अंदर जो पहले से सॉफ्टवेयर डाला हुआ रहता है उसको मैं रिमूव करके नया फ्रेश जो हमारे पास रहता है सॉफ्टवेयर उसको मैं फ्लैश कर देता हूँ हमारे प्रोग्रामर के माध्यम से। तो ये मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। इसके अलावा आप ZTAG के माध्यम से भी आप कर सकते हो। जो eMMC IC होता है ना उसका कुछ कोड होता है, जैसे कि आप कमांड, क्लॉक सिग्नल, ग्राउंड और VCC, ये 4 सिग्नल आप बोर्ड के साथ अपने प्रोग्रामर के साथ कनेक्ट करके आप जो है ZTAG के माध्यम से आप फ्लैश कर सकते हो। दूसरा प्रोसेस आप ये कर सकते हो। तीसरा प्रोसेस क्या होता है कि जो USB टू TTL जो कनेक्शन होता है, जो RX TX सिग्नल होता है ना मदरबोर्ड के अंदर ना, उसके माध्यम से आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाती है, आपको सॉफ्टवेयर उसके लिए खरीदना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रोग्रामर है तो प्रोग्रामर के माध्यम से आप करने जाओ तो आपका 100% या 99% की अगर बात करो तो वो सक्सेस रेट आपको देखने को मिलेगा। जब आप जो eMMC IC होता है उसको निकाल के आप दोबारा फ्लैश करके लगाओगे तो ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है बूटिंग लोगो या जो बूटिंग का प्रॉब्लम आते हैं टीवी के अंदर उसको फिक्स करने के लिए। तो ये 2 टाइप का प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पता चल गया है और उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको पता चल गया है। अब हमारे लिस्ट में है तीसरे नंबर प्रॉब्लम, वो है कि ऐप रिलेटेड प्रॉब्लम। ऐप रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर आपको किस टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, जैसे ही आपने अपने टीवी के अंदर कोई गाना चलाया यूट्यूब के माध्यम से, क्या है कि 2-3 सेकंड तक चला, वो अपने आप अपना यूट्यूब बंद हो गया, उसके बाद होम स्क्रीन पर आ गया। ये ऐप के रिलेटेड इशू आते हैं। उसके बाद आप कोई नेटफ्लिक्स पर मूवी देख रहे हो या स्ट्रीमिंग कर रहे हो या आप हॉटस्टार पे कोई सिनेमा देख रहे हो या आप कोई मैच देख रहे हो, तो उसके दौरान क्या होता है कि वो फेल दिखा देता है, या जो अपना जो एप्लीकेशन है वो पूरा का पूरा रिस्टार्ट हो जाते हैं या बार फिर से दोबारा अपने आप खुल जाती है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आपके स्मार्ट टीवी के अंदर देखने को मिलेंगे तो इसको बोला जाता है ऐप रिलेटेड प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम के पीछे आपका 2 रीज़न होता है। पहला रीज़न ये है कि जो स्टोरेज अपने टीवी के अंदर है वो स्टोरेज ज़्यादातर फुल होने के कारण ऐसा प्रॉब्लम आता है। दूसरा यह होता है कि अगर आपने जो eMMC फाइल है अपने टीवी के अंदर लगा हुआ, तो eMMC फाइल के अंदर कुछ अगर गड़बड़ी आ जाए या बॉल लिंक जो सोल्डर किया हो रहता है उसके अंदर कुछ गड़बड़ी आ जाए तो ज़्यादा हीट होने के बाद ऐसा प्रॉब्लम आ जाते हैं। जो eMMC हीट होता है ना, हीट होने के बाद ऐसा प्रॉब्लम आ जाते हैं। ओवरहीट के कारण हमारा जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना वो रिबूट हो जाते हैं या रिस्टार्ट हो जाते हैं ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने जो टीवी है उसको रीसेट करना पड़ेगा, यानी कि सेटिंग में जाके रीसेट करना पड़ेगा। तो रीसेट करने के बाद काफ़ी सारे टीवी का ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाते हैं। अगर ये करने के बाद भी अगर फिक्स नहीं हो रहा है तो लास्ट में आपको जो eMMC फाइल है ना उसको आपको दोबारा से चढ़ाना पड़ेगा। eMMC फाइल चढ़ाना पड़ेगा कि मतलब को हमारे जो सॉफ्टवेयर है, मेन सॉफ्टवेयर है, उसको फ्लैश करना पड़ेगा फ्रेश सॉफ्टवेयर के माध्यम से। और कैसे करना है ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर बता के रखा हूँ। अगर आपको नहीं देखा है या आपको नहीं पता है तो जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। लगभग 23 मिनट का वो वीडियो है, वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस के बारे में बता के रखा हूँ। तो ये रहा हमारा ऐप रिलेटेड इशू इन LCD LED टीवी। तो तीसरे नंबर के प्रॉब्लम के बारे में आपको पता चल गया है। अब बारी आते हैं चौथा नंबर प्रॉब्लम के बारे में। तो यहाँ पे हमने 4 नंबर पे रखा हूँ कि वाईफाई और कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। अगर आपके टीवी के अंदर वाईफाई का फीचर्स है उसके साथ ही साथ ब्लूटूथ का फीचर्स है, तो उसमें क्या होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि जब आप वाईफाई के माध्यम से कोई भी कनेक्ट करने जाते हो, वाईफाई कनेक्ट करने जाते हो तो कनेक्ट नहीं होता है। आप पासवर्ड डालते हो, पासवर्ड डालने के बाद एंटर करते हो तो वो फेल्ड हो जाते हैं, वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसके पीछे भी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होता है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास 2 रास्ता होता है इसको ठीक करने का। पहला रास्ता यह है कि हमारे बोर्ड के अंदर जो एंटेना लगा हुआ रहता है या सेंसर लगा हुआ रहता है वाईफाई सिग्नल को कैच करने के लिए, तो उस सर्किट के अंदर कुछ अगर गड़बड़ी है कि नहीं ये हमें पहले चेक करना पड़ेगा। अगर वो सर्किट सही रहे तो हमारे जो eMMC फ्लैश IC होता है ना उसको हमें दोबारा से रिफ्लैश करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा ये वाईफाई के रिलेटेड या कनेक्टिविटी के रिलेटेड ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगे।
अब बारी आते हैं अगला पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा 5 नंबर पॉइंट है, वो है परफॉर्मेंस इशू। परफॉर्मेंस इशू क्या होता है कि जो टीवी आपने खरीदा, जब नया आपने टीवी खरीदा था तब उसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। परफॉर्मेंस का मतलब वो होता है कि आप कोई भी रिमोट से काम कर रहे हो, बहुत ही स्मूथली चल रहा है, कोई भी आप ओके कर रहे हो, एकदम साथ ही साथ काम हो रहा है। आप जो वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो, रिमोट के अंदर वॉल्यूम बटन प्रेस करते ही आपके जो वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, कोई भी आप काम कर रहे हो रिमोट के माध्यम से, वो तुरंत ही हो रहा है। लेकिन कुछ दिन चलने के बाद हमारे टीवी के अंदर परफॉर्मेंस के कमी आ जाते हैं। कमी कैसे आएंगे? आप रिमोट को प्रेस कर रहे हो, थोड़ी देर बाद वो रिमोट का काम कर रहे हो, कोई भी आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो टीवी के अंदर, अपने रिमोट को प्रेस करा, 5-6 सेकंड बाद वो टीवी के अंदर आपको दिखा रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है ना, ये प्रॉब्लम भी हमारे सॉफ्टवेयर रिलेटेड के इशू ही प्रॉब्लम माना जाता है। और इसको अगर आप परमानेंटली फिक्स करना चाहते हो, परमानेंटली नहीं कहूँगा, अगर आप नया जब टीवी खरीदा था ना उस जैसा आप परफॉर्मेंस लेना चाहते हो, तो आपको एक ही मैं सलाह दूंगा, जो eMMC फाइल होता है या eMMC जो IC होता है, उसको निकाल के बॉल बना के फिर से दोबारा उसके अंदर फ्रेश सॉफ्टवेयर डाल के आप उसको लगाना पड़ेगा। तो क्या होता है ना कि हमारा eMMC IC जब लगा हुआ रहता है हमारे बोर्ड के अंदर ना, तो उसके जो नीचे बॉल जो कनेक्शन, बोर्ड और eMMC IC के जो कनेक्शन होता है ना, कई बार वहाँ पे जंग लग जाते हैं या किसी कारण की वजह से वहाँ पे रास्ट आ जाते हैं, धूल आ जाते हैं, जिसके कारण हमारे eMMC के अंदर गड़बड़ी आ जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने के लिए पर्सनली उसको फ्लैश करके फिर से दोबारा लगा देता हूँ। तो ये हो गया हमारे LCD LED टीवी के, जो स्मार्ट टीवी होता है उसका 5 नंबर प्रॉब्लम के बारे में, जो कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू होता है। तो हमारे अगले जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड के इशू है वो है कि मिररिंग का प्रॉब्लम। मिररिंग का प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे जो स्मार्टफोन होता है ना, स्मार्टफोन का जो स्क्रीन है अपने टीवी के अंदर देखना चाहते हो। कई लोग ऐसा होता है कि अपने फ़ोन को टीवी के साथ कनेक्ट करके स्क्रीन के, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर जो भी चलेगा वो सेम टू सेम चीज़ हमें टीवी के डिस्प्ले के अंदर दिखाई देगा। तो ये प्रॉब्लम अगर आपको कोई ना कनेक्ट हो पाए, आप अपने मोबाइल फ़ोन को टीवी के साथ कनेक्ट करने जा रहे हो, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कनेक्ट हो भी रहा है लेकिन वो लैग कर रहा है। यहाँ पे 2 सेकंड पहले आपने देख लिया कि मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या चल रहा है, और टीवी के अंदर आपको 2-4 सेकंड बाद दिखा रहा है, या एक मतलब वो थोड़ी देर बाद दिखा रहा है, जो कि डिले इसको बोला जाता है, टाइम डिले। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो इस प्रॉब्लम के पीछे भी टीवी का सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम ही आते हैं। जब खास करके जो हमारा टीवी का स्टोरेज फुल हो जाता है ना, तब ये आते हैं, या कोई हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ गड़बड़ी आ जाता है तब ये होता है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक ही रास्ता होता है, जो मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ, वो कोई eMMC को फ्लैश करना। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जितने भी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हमें इश्यूज़ देखने को मिलता है ना, तो उसको एक बार में कैसे सॉल्व करना है, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करके, वो आपको लास्ट में बता रहा हूँ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी आपको सॉफ्टवेयर को फ्लैश करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 6 नंबर पॉइंट। अब हमारे लिस्ट के 7 नंबर पॉइंट पे है स्मार्ट टीवी के अकाउंट लॉगिन प्रॉब्लम। अकाउंट लॉगिन का प्रॉब्लम का मतलब थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए कि आपके सामने या आपके पास एक MI का टीवी रखा हुआ है, और आप चाहते हो उसके अंदर अपना ईमेल आईडी को लॉगिन करके अपना कंटेंट देखना चाहते हो। तो जब आप कोई भी अकाउंट उसके अंदर लॉगिन करने जाते हो तो वो नहीं हो पाते या नहीं होता है, वो फेल दिखा देता है, या तो नॉट एक्सेसिबल दिखा देता है, या नॉट सपोर्टेड दिखा देता है। तो इसके पीछे भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड के इशू होता है, और इसको ठीक करने का एकमात्र उपाय है कि आपका eMMC जो फाइल होता है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसके पीछे भी आपको वही सेम करना पड़ेगा, जो कि अपने पिछले प्रोसेस के या पिछले पॉइंट के अंदर मैंने बताया था। तो ये तो हो गई हमारे लिस्ट का 7 नंबर पॉइंट के बारे में। हमारे लिस्ट का अगला यानी कि जो 8 नंबर पॉइंट है वो है कि स्टोरेज इशू। स्टोरेज इशू का मतलब यह है कि जब भी आप किसी भी एप्लीकेशंस को चलाने जाते हो तो स्टोरेज फुल होने के कारण वो क्रैश हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, या कोई भी आप डाउनलोड करने जाते हो तो वो भी नहीं हो पाते हैं। तो इसके पीछे का रीजन है कि स्टोरेज फुल हो जाते हैं, और ये कंडीशन का जो टीवी होता है ना, आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हो या आपका प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। सिंपली आपको सेटिंग में जाके अपना जो रीसेट बटन है उसको आपको रीसेट को एक बार टीवी को रीसेट करना पड़ेगा। तो एक बार रीसेट करने से आपका टीवी का ये जो प्रॉब्लम है, स्टोरेज इशू है, वो सॉल्व हो जाएगा। आपको eMMC खोल के दोबारा eMMC करने की जरूरत नहीं है। आप eMMC खोल के दोबारा eMMC लगाने के बाद भी आप ठीक कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। आप सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाकर आप रीसेट करिए, आपका स्टोरेज पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। आज जब नया कंडीशन में टीवी था ना, उस कंडीशन में चला जाएगा। उसके बाद हमारे लिस्ट का 9 नंबर जो पॉइंट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो है कि ब्लैंक स्क्रीन। ब्लैंक स्क्रीन का मतलब है कि टीवी को आपने चालू किया, टीवी आपका बैकलाइट जल गया, टीवी का
बैकलाइट जलने के बाद सारे चीज़ हो गया, लेकिन हमारे जो डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन डिस्प्ले का कंडीशन ओके है। कई बार ऐसा होता है ना, डिस्प्ले खराब होने के बाद भी जो है डिस्प्ले के अंदर कोई भी हमें ग्राफिक्स नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर आपके टीवी का डिस्प्ले सही है, जब आप टीवी को चालू करने जाते हो तो क्या होता है कि आपको कोई भी ग्राफिक्स नहीं देता है। तो ये खास करके स्मार्ट टीवी के अंदर काफ़ी सारे हमें देखने को मिलता है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एकमात्र प्रॉब्लम वही है कि आपको ईएमसी को खोल के आपको दोबारा ईएमसी का अंदर नया सॉफ्टवेयर को या फ्रेश सॉफ्टवेयर को फ्लैश करके टीवी को ठीक करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों 9 ऐसी पॉइंट जो कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड के इश्यू के बारे में मैं आपको बताया। इसके अलावा और भी अलग अलग जो प्रकार के सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज हमें स्मार्ट एलईडी टीवी के अंदर देखने को मिलता है, सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज को फिक्स करने के लिए मैं पर्सनली एक ही प्रोसेस को फॉलो करता हूं। जो हमारे eMMC आईसी होता है, जो कि स्टोरेज आईसी होता है ना, तो उसको मैं निकालता हूं। निकालने के बाद बॉल बनाता हूं। बॉल बनाने के बाद उसके अंदर फ्रेश सॉफ्टवेयर को फ्लैश करके दोबारा मैं लगा देता हूं। जिसके बाद हमारा टीवी का जो स्मार्ट टीवी का जो प्रॉब्लम होता है सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यू का, वो फिक्स हो जाते हैं। और ये मैं किस लिए करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम कोई दूसरा प्रोसेस करेंगे, जेटैग करेंगे, तो जेटैग करने के लिए हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर से करने जाएंगे, वो भी eMMC आईसी को निकाल के तो प्रोग्रामर से करेंगे, तो हमारा वो सॉफ्टवेयर रीड एंड राइट लगभग 5 से 6 मिनट के अंदर हो जाएगा। लेकिन हम अगर जेटैग के माध्यम से उसी सॉफ्टवेयर को करने जाएंगे, रीड एंड राइट करने जाएंगे, तो लगभग आधे घंटे से भी ज़्यादा समय लगेगा। तो अगर आप निकाल के करोगे तो आपका 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप जेटैग के माध्यम से वायर लगा के करोगे तो आपको 1 घंटा तक भी लग सकता है। इसीलिए समय को बचाने के लिए हम अपने eMMC आईसी को खोल लेता हूं। खोलने के बाद बॉल बनाता हूं, उसके बाद हमारे प्रोग्रामर के माध्यम से उसको फ्लैश कर देता हूं। अगर हम बात करें मैं पर्सनली कौन सा प्रोग्रामर इस्तेमाल करता हूं eMMC आईसी को फ्लैश करने के लिए, तो मेरे पास है RT809H, और जो हमारे eMMC आईसी होता है उसका एक होल्डर मैंने लिया था। अभी मैं एच ही यूज़ कर रहा हूँ। इन फ्यूचर में जब हमारे पास ज़्यादा काम आएंगे या एच के माध्यम से नहीं हो पाएगा तो मैं UFI बॉक्स लेने वाला हूँ। तो अगर आपके पास UFI बॉक्स है या RT809H है या आपके पास EasyJetag का कोई भी प्रोग्रामर है, तो इन तीनों के माध्यम से आप जो है LCD LED टीवी का eMMC फाइल को रीड राइट कर सकते हो। बहुत ही आराम से जो है आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज को फिक्स कर सकते हो। यहाँ पे अब आप कहोगे कि हमें फ्रेश सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा, तो देखिए दोस्तों, हमारे एक वेबसाइट है deepelectronicslab.com। वहाँ पे मैं अपने टीवी के अंदर से सॉफ्टवेयर को कॉपी करके वहाँ पे शेयर करते रहता हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि ना, बड़े साइज का जो फाइल्स होते हैं, जैसे कि 1 GB का हो गया, 8 GB का हो गया, 4 GB का हो गया, आपको पता ही होगा जो हमारे स्मार्ट टीवी का सॉफ्टवेयर का साइज होता है वो लगभग 8-8, 10-10 GB का होता है। अगर हम 8-8, 10-10 GB का सॉफ्टवेयर को अपने वेबसाइट के अंदर डायरेक्टली हम अपलोड कर देंगे तो हमारा वेबसाइट का खर्चा ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए जो हमारे नॉर्मल टीवी का सॉफ्टवेयर होता है वो अपने वेबसाइट पर डायरेक्टली अपलोड कर देता हूं, और जो हमारा स्मार्ट टीवी का सॉफ्टवेयर होता है वो अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, या टेलीग्राम जो चैनल है ना, उसके अंदर में शेयर कर देता हूं। वहाँ पे स्टोरेज फ्री रहता है और हमें कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो अगर आपको हमारे पास से कोई भी सॉफ्टवेयर लेना है तो वेबसाइट में पहले जाके चेक करिए। वहाँ पे मैं जो स्मार्ट टीवी का सॉफ्टवेयर का वहाँ पे लिंक देकर रखा हूँ। क्या होता है कि जैसे ही हमारे वेबसाइट पर जाओगे ना, कोई भी स्मार्ट टीवी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपने आप रिडायरेक्ट हो जाएगा। मैंने इस तरीके का जो प्रोसेस है या इस तरीके का जो फंक्शन है हमारे वेबसाइट पर लगा के रखा हुआ है, तो आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। अगर कोई सॉफ्टवेयर हमारे वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके उस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी ले सकते हो। अगर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर रहेगा तो आपको दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको पता चल गया है कि जो हमारे स्मार्ट टीवी के अंदर सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलता है, और उन इश्यूज के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, और उन सारे इश्यूज को कैसे फिक्स किया जाता है, कैसे उसको दूर किया जाता है, उसके बारे में आपको बताया। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा। हो सके तो आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बना दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को अपने सारे जगह पर शेयर कर दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।